नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने आज का टॉपिक पढ़ा ही होगा, आज की जो ये मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। ये हम सभी भाइयों के लिए है जो कि बटन मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं पहले से, और जो भाई करना चाहते हैं, जिन भाइयों का इसके अंदर इंटरेस्ट है बटन मशरूम फार्मिंग के अंदर, चाहे वो सीजनल फार्मिंग हो, चाहे वो एसी प्लांट के बारे में हो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको सारी जानकारी, पूरी संपूर्ण जानकारी, A to Z जानकारी है बटन मशरूम फार्मिंग के बारे में दोस्तों। और दोस्तों मैंने डॉक्टर साहब से पूरे के पूरे वो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं जो कि मुझे लाइव सीज़न के अंदर आप लोगों से आए हैं, और जो वो क्वेश्चन हैं जो मुझसे ज़्यादातर हमारे फार्मर भाई पूछते हैं। तो मैंने कोशिश करी है सर से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है, बट वीडियो काफ़ी लंबी होने के कारण इसका हम एक सेकेंड पार्ट भी जल्द लाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, आज मैं NHRD ऑफिस के अंदर हूँ, जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, जो कि जनकपुरी न्यू दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर हम डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी जी से मिलने आए हैं, और आज हम उन्हीं से जो भी आपके सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं बटन मशरूम फार्मिंग के बारे में, चाहे वो सीजनल फार्मिंग हो, चाहे वो एसी प्लांट के बारे में हो, जो भी आपके सारे सवाल हैं आज हम डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी सर से पूछेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपके द्वारा ही मेरे पास आए हैं, और मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो क्वेश्चन सर से पूछ पाऊँ और उसके सर जवाब दे पाएँ। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो लास्ट में देखिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, जैसे कि हमारे जो नए भाई हैं, नए फार्मर भाई हैं, उनको ये पूरी जानकारी उनको मिल पाए। तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए आगे चलते हैं वीडियो पे। नमस्कार जी। ये सर, ये सुभाष सर हैं जो हमारे इसके पीछे हैं, जो आप लोग मुझसे बोलते थे कि सर आपको किसने ट्रेनिंग दी। तो ये सर हैं जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है और उस लायक बनाया कि आज मैं आप सबके सामने हूँ और आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाता हूँ। सर ये मेरे फॉलोअर्स हैं जो आपको बहुत टाइम से पूछ रहे थे, देख रहे थे कि सर कौन है जो जिसने आपको ट्रेनिंग दी है। तो सर आप प्लीज़ अपना बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र तिवारी, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान जनकपुरी नई दिल्ली, और मैं यहाँ पे काफ़ी दिन से कार्यरत हूँ, और मशरूम से संबंधित यहाँ पे जितने भी क्रियाकलाप हैं उसको मैं ही देख रहा हूँ, और आशा करता हूँ जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर दे पाएंगे आप लोगों को। सर जैसे कि मैं काफ़ी लाइव सेशन भी करता हूँ अपने जो भी हमारे फार्मर भाई हैं, और काफ़ी उनके टच में रहता हूँ। तो सर मैं आपसे कुछ वही रिलेटेड क्वेश्चंस करूँगा, बट सर मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में ना, जैसे कई न्यू फार्मर्स हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं सर, तो थोड़ा सा उनके लिए सर आप मार्गदर्शन बताएं कि जैसे अगर जो नया फार्मर है, अगर वो अपने मशरूम बिजनेस में आना चाहता है, तो सर क्या सावधानियां बरतनी उसको पड़ेंगी और वो क्या कैसे स्टार्ट करे, थोड़ा सा सर इसके बारे में गाइड करें। जैसा कि जो मशरूम के जानने के इच्छुक लोग हैं उनको पता भी होगा, और मैं बताना भी चाहता हूँ कि मशरूम एक प्रकार का फंगस होता है जिसको हम फफूंद बोलते हैं, और इसको उगाने के लिए एक मृत कार्बनिक पदार्थों पर बहुत ही आसानी से उग जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थों से मतलब है कि सेलुलोज, जिसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, मशरूम के फंगस की ग्रोथ उस पर और आसानी से हो जाती है। इसको मशरूम की खेती कोई भी कर सकता है, एक एजुकेटेड लोग भी कर सकते हैं, अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, या फार्मर लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी बरत के, थोड़ी सी जानकारी लेके, और थोड़ा सा जो भी जहाँ पे भी इसका प्रशिक्षण हो रहा है उसको अटेंड करके बहुत ही अच्छी तरह से खेती करके और अपनी आमदनी को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं। रही बात वैरायटी वाइज, कौन से किसान को कौन सी वैरायटी खेती करनी चाहिए, तो उसके बारे में मेरा ये मानना है, और मैं देख भी रहा हूँ कि अभी जिस वैरायटी की मार्केट में डिमांड है वह बटन मशरूम है। बाकी और दूसरी जो वैरायटी है अभी उतना पॉपुलर नहीं है, जिसकी वजह से उसकी उतनी मांग नहीं है मार्केट में। बटन मशरूम एक ऐसा मशरूम है जिसको लोग भी पसंद कर रहे हैं, टेस्ट के रूप में पसंद कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के रूप में भी पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को सलाह यही दूंगा कि अभी आप उस पर फोकस करें जिसकी मार्केट में मांग ज़्यादा हो। तो बटन मशरूम खेती के लिए आप इस पर आप अपनी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सर जैसे बटर मशरूम फार्मिंग के लिए ना सर ज़्यादातर फार्मर जो हैं बटर मशरूम फार्मिंग पे ही आते हैं, क्योंकि जैसे कि ओस्टर मशरूम की लोग क्या बोलते हैं कि जैसे बिक्री नहीं होती, काफ़ी दिक्कतें आती हैं बेचने में भी। तो ज़्यादातर किसान जो मेरे साथ भी जुड़े हैं वो तो ऑलमोस्ट सारे बटर मशरूम के ही हैं। तो सर जैसे अगर जो नया फार्मर बटर मशरूम फार्मिंग करना चाहता है सर,
तो जैसे शुरुआत जो है वो कैसे सर, कितने में करें और मतलब कितनी कम लागत में लगे और कितना उसमें लागत लग जाता है सर टोटल, मतलब आप अगर बटन मशरूम के लिए जो शुरू में बिगिनर जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, मैं नहीं जान पाऊँगा कि वो कितने में उनका कर पाएंगे। एक शुरुआती दौर पे अगर उनके पास जो भी कमरा हो या झोपड़ी हो या झोपड़ी बना के वो कर सकते हैं। लेकिन एक आइडियल अगर झोपड़ी की बात की जाए तो 30 बाई 60 की झोपड़ी बना के उसमें वो खेती कर सकता है। और उसका जो खर्चा आता है वो अगर देखा जाए तो अभी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच उसका खर्चा आता है एक झोपड़ी में। और उसके मार्जिन की बात की जाए तो 25 से लेकर 40,000 रुपये तक वो एक हर्ष से एक सीजन में प्रॉफिट कमा सकता है। बाकी नंबर हर्ष जितनी आपकी ज़्यादा होगी आपके प्रॉफिट्स उतने ज़्यादा होते हैं। रही बात एसी प्लांट की, जो लोग एसी प्लांट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मेरी सलाह है कि आप एक क्रॉप से लेकर 2 क्रॉप आप पहले सीजन में कर लें, उसके बाद एसी में जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एसी प्लांट में जाने से पहले आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मशरूम एक सेंसिटिव क्रॉप है, इसमें चेंजेस बहुत आसानी से होते हैं। जैसे जैसे आपके कमरे का फ्लक्चुएशन टेम्परेचर वाइज, ह्यूमिडिटी वाइज या और जो उसके अंदर CO2 लेवल है होता है तो उसका सीधा असर आपके मशरूम की फसल के ऊपर पड़ता है। और जो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो समझ नहीं पाते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अच्छी जानकारी लेके एक्सपीरियंस लेके एसी प्लांट में जाए। सर ये आपने बहुत ही अच्छा इसका जवाब दिया सर। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था क्योंकि मेरे साथ ना कई ऐसे फार्मर हैं जो सीधा एसी फार्म के लिए ही करना चाहते हैं। और तो मैं भी उनको सर यही सजेशन करता हूँ कि पहले तो भाई आप लोग पहले अपना कर लीजिए, उसके बाद ही सीजन फार्मिंग करने के बाद ही एसी प्लांट के अंदर डाइवर्ट होगी सर। सर जैसे कि हम ये चाह रहे सर, ये ना थोड़ा ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर बटन मशरूम के रिगार्डिंग कि सर जैसे एक बैग जो 10 किलो कंपोस्ट का होता है सर, जैसे अब इसके अंदर ना बहुत से इसके अंदर क्वेश्चंस हैं कि सर कोई कहता है कि इसमें 2 किलो मशरूम निकलती है, कोई कहता है 2.5 किलो निकलती है, कोई कहता है कि 1.5 किलो निकलती है। तो सर ये जो एक्चुअली कहना चाहिए सर, जो नए फार्मर होते हैं वो लोग अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाकर ही इसमें घुसना चाहते हैं, मतलब सबको डर लगता है सर। तो सर आप अपनी क्या राय देंगे सर इसके अंदर कि मतलब क्या एक्चुअली क्या है सर सीजनल फार्मिंग में? मेरा उनके लिए सलाह है, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं अभी उनको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मशरूम में खेती है, इसको आप ऐसा बिजनेस प्लान की तरह प्रस्तुत ना करें कि इतना पैसा लगाया इतना निकल गया। ऐसा नहीं होने वाला है। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आपको अच्छी जानकारी होगी उस हिसाब से प्रॉफिट होने वाला है। रही बात एक बैग में 10 किलो के बैग में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, आप कितना अच्छा क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं, आपकी कंपोस्ट कितनी अच्छी बनी हुई है, आपके अंदर कमरे में जो फ्लक्चुएशन है कितने कम पे है। कहने का मतलब अगर 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री के बीच में आपका फ्लक्चुएशन है पूरे कमरे में तो प्रोडक्शन के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। अगर वही फ्लक्चुएशन 4 डिग्री से लेकर 5 डिग्री पे जाता है तो उसका असर सीधे आपके प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा, जो आपको नुकसान होने वाला है। और आपने जो कमरे का जो मैनेजमेंट किया हुआ है उसमें जो टेम्परेचर दे रहे हैं वह जो डक्ट के माध्यम से दे रहे हैं, कितना अच्छे से आपने एयर को सर्कुलेट किया पूरे कमरे में। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कमरे में 4-5 डिग्री हर कोने या बीच में अलग अलग टेम्परेचर शो कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पूरे कमरे में एक जैसा टेम्परेचर होगा तो प्रोडक्शन भी एक जैसा होगा। रही बात बायोलॉजिकल एफिशिएंसी की, तो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी जो बटन मशरूम की होती है, अगर आपके पास्चराइज कंपोस्ट है वह 20 से 25% होता है। अगर आपने सीजनल कंपोस्ट बनाया है तो 15 से 20% होता है। रही बात होता है कितना है, तो मेरा तो इसके यही कहेंगे कि 10 किलो के बैग में 2 किलो तो मिनिमम प्रोडक्शन होना चाहिए अगर आपने अच्छा प्रोडक्शन किया है। बाकी इसके ऊपर जितना प्रोडक्शन ले रहे हो आपके लिए प्लस है, प्रॉफिट में आप। सर मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि जो नए हमारे फार्मर भाई हैं जो अगर जो बटन मशरूम फार्मिंग सीजनल में करना चाहते हैं सर, तो सर जैसे कि ना कंपोस्ट का सर कई फार्मर्स के दिमाग में है कि अलग अलग मेथड है। जैसे केवी के कृषि विज्ञान केंद्र का मेथड अलग है, क्योंकि ज़्यादातर रूरल एरिया में जो हमारे भाई हैं गाँव में जो हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि सर जैसे कि फर्टिलाइज़र जो मैंने भी यूज़ किया था सर, फर्टिलाइज़र ही यूज़ किया था मैंने, फर्टिलाइज़र फार्मूला यूज़ किया था, ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। और वो सर थोड़ा ना काफ़ी महंगा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है जो चिकन मैन्योर और यूरिया वाला जो है उससे। सर तो आप सर क्या सजेस्ट करते हैं सर कि कौन सा फार्मूला सर अपनाया जाए जिसके अंदर अच्छी कंपोस्ट बने, अच्छी पैदावार हो और इसके अंदर कम बीमारियाँ भी हों? आपके मशरूम के बिजनेस के मशरूम की जो प्रोडक्शन कास्ट है जो कम से कम हो वही बिजनेस सक्सेस होने वाला है। और उसका सबसे मेन रोल जो है कंपोस्ट होता है। आपका जो सबसे महंगा पड़ता है वो कंपोस्ट ही पड़ता है। आपकी कंपोस्ट की जो पर केजी कास्ट है अगर 3 रुपये से लेकर 4 रुपये से ऊपर जा रही है तो हमको नहीं लगता कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ आपकी जो कंपोस्ट का जो फार्मूला जो पूछ रहे हैं कि हमने फर्टिलाइजर डाला और जिसकी वजह से आपकी कंपोस्ट की कास्ट बढ़ गई,
ऐसा नहीं है, आप पहले देखिए आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया है वह किस रेट पे परचेज किया है। अगर उसकी प्लानिंग आप प्रॉपर ढंग से शुरू से ही करते जाएंगे, जैसे जब हार्वेस्टिंग होती है वीट की उसी समय से आप अगर उसकी प्लानिंग करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपकी कंपोस्ट की खाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी अगर उसको आप शुरू से प्लानिंग करके चलेंगे। और जो फर्टिलाइजर्स आप डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का एक रेशियो है, अगर आपको चिकन मैनोर नहीं मिल रहा है तो फर्टिलाइजर्स की तरफ जाइए, और नहीं तो चिकन मैनोर आपको सस्ता पड़ता है, आपकी कंपोस्ट की जो नाइट्रोजन वैल्यू है या उसका जो हम CN रेशियो मेंटेन करते हैं बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन हो जाता है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है नॉर्मल फर्टिलाइजर्स डालने की अपेक्षा इस पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चिकन मैनोर जरूर यूज करें। फर्टिलाइजर्स में जो आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो DAP यूज कर रहे हैं, चाहे प्योरटा पोटास यूज कर रहे हैं, चाहे सुपर फास्फेट यूज कर रहे हो, वो इसका एक रेशियो है, इतने % भी आप इसको लेना है, उससे ज़्यादा लेंगे तो आपका जो कंपोस्ट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनने वाला है। जिसको बोलते हैं कंपोस्ट का जो ड्राई मैटर है और उसका जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वह 1.5 to 1.75% के बीच में होना चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। सर तो सर आप कौन सा मेथड हमारे जो ग्राहक जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको सर आप कौन सा फॉर्मूला आप हम उनको सजेस्ट करेंगे, अगर आपने जो है सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर 1000 कुंटल आपने भूसा लिया है व्हीट एक्स्ट्रा, तो उसका जो है 40% आप 40 to 80% तक आप चिकन मैनोर ले सकते हैं, और उसके साथ जो व्हीट ब्रान लेना है आप 5 से 10% ले सकते हैं, और उसमें जो यूरिया ले रहे हैं आप 1 से 1.5% तक ले सकते हैं, जिप्सम आपको उसमें लेना है 5 से 10% तक ले सकते हैं, और अगर लॉन्ग मेथड का कंपोस्ट बनाने जा रहे हैं तो कुछ इंसेक्टिसाइड भी आपको उसमें यूज करना होता है, जैसे फिरोडान है या लिंडन डस्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। पास्चराइज कंपोस्ट के लिए भी यह फार्मूला अच्छा है, और लॉन्ग मेथड के लिए भी एक फार्मूला अच्छा है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सर जैसे कि इसके अंदर जैसे हमने कंपोस्ट की आपने बताया हमें सारे व्यूअर्स को कि कंपोस्ट का फॉर्मूला बता दिया सर इसमें क्या क्या सर सावधानियां बरतनी चाहिए सर इसमें शुरुआती दौर पर, और कंपोस्ट जब बन जाए बनाने के टाइम पे, और जब कंपोस्ट हो गई तो स्पॉनिंग करने के टाइम पे, और उसकी जो रख रखाव है उसमें क्या क्या सर सावधानियां जो बरतनी चाहिए सर, अगर आप वो बता दें तो हमारे व्यूअर्स को। कंपोस्ट बनाते समय सबसे बड़ा जो समस्या आती है खास करके उनके लिए जो अभी नए हैं, वो कंपोस्ट में जो भूसा के जब भिगोने का टाइम आता है उस समय वो कंपोस्ट में प्रॉपर ढंग से वाटरिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कंपोस्ट अच्छी नहीं बन पाती है, और हर पल टाइम उसको पानी मिलाना पड़ता है, जिससे उनकी कंपोस्ट जो होती है पचरंगी टाइप की बन जाती है, अच्छे ढंग से फर्मेंटेशन नहीं हो पाता और मॉइस्चर मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो आगे चल के प्रॉब्लम आती है, वो समझ नहीं पाते हैं। और जबकि वो गलती शुरू में ही कर चुके होते हैं, जब उनको 24 से 48 घंटे के अंदर पानी भूसे में पानी डालना होता है, वो बहुत मायने रखता है। अगर आपने अच्छे ढंग से भूसा नहीं भिगोया है तो लास्ट तक आपको पानी डालते रहते हैं और आगे चल के बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो मैं आपकी सलाह ये दूंगा चाहूँगा, अच्छी कंपोस्ट बनाने के लिए शुरू में जो आपने भूसा भिगोया है उस इंश्योर हो लीजिए कि वो पूरी तरह से अच्छी तरह भीग गया है और उसमें वाटर अच्छी तरह से जा चुका है और सोख कर चुका है। उसके बाद ही सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपने उसमें डाला है, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे और सी चीज़ें हैं, उसके बाद उसमें मिक्स करिए और टर्निंग आप टाइम से करिए, प्रॉपर ढंग से करिए। टर्निंग करते समय आप लेबर से चूँकि आप काम कराते हैं तो टर्निंग आपकी एक ही बार में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधे जो आपने ढेर बनाया है आधे ढेर की पलटाई आज कर लिया, आधे ढेर की पलटाई कल कर लिया, तो इसमें भी कभी कभी समस्या आती है। लेबर्स उसमें काम करते हैं, पलटाई करते समय सावधानी ये भी बरतनी है कि जो लेबर्स उसमें काम कर रहे हैं टर्निंग करते समय जो ढेर की कटिंग की है उसको तुरंत पीछे ले जाकर उसको नए ढेर में कन्वर्ट कर दें। ऐसा ना हो कि कंपोस्ट को नीचे कटिंग करके नीचे फैला दिया और उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है और आगे चल के फिर वो ढेर में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें दोबारा एनर्जी बनेगी, तो जिससे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। देखने में तो लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो टेक्निकली उसमें बहुत सारी समस्या पैदा होती है, आगे चल के आपकी अच्छी कंपोस्ट नहीं बन पाती है। सर आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सर पूछनी है, बट ये वीडियो हम पार्ट 2 में लाएंगे, एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सर। तो बट इसमें मैं 2-3 सवाल और जल्दी से करना चाहूँगा सर। जैसे कि हम ये सीजनल फार्मिंग का हम क्वेश्चन खत्म कर दें सर, इसमें एक सवाल और रहता है कि सर कि जो हम पानी जो छिड़कते हैं सर, जैसे कि केसिंग सॉइल के ऊपर, काफ़ी फार्मर हमसे बोलते हैं कि सर केसिंग सॉइल की नमी कैसे चेक करें, उस पर कैसे पानी हम छिड़काव करें, क्योंकि सर वो काफ़ी ड्राई रह जाता है और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो वो सर उसके बारे में सर कैसे आप बताना चाहेंगे सर? उसके लिए पहले आप अपने कमरे की देख रेख करिए, कमरे मॉइस्चर मेंटेन करिए। अगर आपके कमरे में मॉइस्चर प्रॉपर है जो उसमें डिमांड है, केसिंग करने के बाद आपके कमरे में 80 से 90% तक मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आपने मेंटेन किया है तो पानी के छिड़काव आप प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। अगर वही नहीं मेंटेन है तो पानी आप जब केसिंग के ऊपर डालते हैं तो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो जिससे वो आपकी अपर लेयर होती है वो ड्राई हो जाती है।
केसिंग करते समय, केसिंग के समय आपको जो केयर करनी है, जो आप मशरूम के फंगस की जब ग्रोथ होती है, अगर आपकी केसिंग सॉइल के अंदर मशरूम की फंगस की ग्रोथ अपर साइड तक आ चुकी है तो ये प्रॉब्लम आपकी आती रहेगी बार बार, और पानी आप जब देंगे तो आपके नीचे कंपोस्ट तक पानी नहीं जा पाता है, तो जिससे आपकी समस्या आती है। वहाँ जहाँ रही बात चेक करने की, तो जैसे ही आप उंगली आप केसिंग सॉइल के ऊपर टच करते हैं तो आपके हाथ के ऊपर जो सरफेस है वो हल्का सा मॉइस्ट हो जाता है। अगर इतना है तो उसमें पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा हो आपके हाथ में मॉइस्ट नहीं लगा है तो आप उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। सर एक सवाल और था सर, जैसे कि कई हमारे फार्मर भाई हैं जिन्होंने हमें पूछा था ये सवाल कि सर इसके अंदर जो बीमारियां हैं सर, जैसे शुरुआती दौर पे जो बीमारियां आती हैं सर, जैसे कि ग्रीन मोल्ड है और वाइट प्लास्टिक मोल्ड है सर, तो जैसे केसिंग के ऊपर भी ग्रीन मोल्ड आ जाता है सर, कभी कभार वाइट प्लास्टिक मोल्ड भी आ जाता है सर, तो सर उससे हम कैसे बचें सर? क्योंकि नॉर्मली क्या है, इसमें हमने जैसे बवासीन का स्प्रे कर दिया उसके ऊपर तब भी वो नहीं होता, मरता दोबारा आ जाता है सर। आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर, ये क्यों आता है सर और इसका क्या सोल्यूशन है सर? केसिंग सॉइल आपकी अगर शुरू में आपने ट्रीटमेंट नहीं किया अच्छे ढंग से उसका तो ये समस्या आती है। प्लस आपके अंदर जो वहाँ लेबर काम कर रहे हैं उनके थ्रू अगर वो लापरवाही करते हैं या जो पानी है उसके थ्रू भी कभी कभी ग्रीन मोल्ड्स या येलो मोल्ड्स या और दूसरे मोल्ड्स आ जाते हैं। तो मोल्ड्स आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो समस्या आती है। इनिशियल पीरियड में जब अगर ये ग्रीन मोल्ड्स आ गए हैं उसी समय उसको जो है कंट्रोल करना होता है तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जब वो एक बार फैल चुका होता है और उसमें जब कीड़े आ जाते हैं तो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है बहुत तेज़ी से। तो बवासीन आपने अच्छा बताया, अच्छा स्प्रे किया, बवासीन से कंट्रोल हो जाता है। अगर नहीं कंट्रोल होता है तो उसके साथ थोड़ा सा जहाँ पे स्पॉट बना हुआ वहाँ पे हल्का सा आप फार्मलिन आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं उसी टाइम पे, उसी जगह पे जहाँ पे ग्रीन मोल्ड है या येलो मोल्ड्स है, उससे वो कंट्रोल हो जाता है। सर एक सवाल और है सर कि क्या हमें सर इसमें केसिंग जब हमारी हो जाती है उसके क्या 5 दिन बाद क्या सर हमें रफलिंग करनी चाहिए सर केसिंग के अंदर? रफलिंग करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। जब आपके मशरूम केसिंग सॉइल के ऊपर फंगस की ग्रोथ हो जाती है तो 5 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर उसको रफलिंग करके दोबारा रीकेसिंग करनी होती है और उसके बाद आपको फ्रेश एयर देना पड़ता है। सर जैसे कि हम जब केसिंग करते हैं सर, केसिंग करने के बाद जो वाइट जाला जब हमारी केसिंग सॉइल पे पहुंच जाता है और पूरा वो वाइट हो जाता है सर, तो क्या उस केस में क्या सर दोबारा रिकेसिंग करनी होती है सर? अगर ऐसा है जिसका मतलब आपकी केसिंग सॉइल अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें सेलुलोज आ गया है, सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा है, जो आपने गोबर की खाद में यूज किया है वो पूरी तरह से सड़ी हुई नहीं है। इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि जो गोबर की खाद लिए आप वो 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए, जिससे वो अच्छी तरह से वो फर्मेंटेशन हो चुका हो, सड़ चुका हो, वो मिट्टी तरह हो चुकी हो। अगर आपकी कच्ची केसिंग रहेगी तो समस्या आती रहेगी। सर आखिरी सवाल एक और सर, ये आखिरी सवाल है सर। सर जैसे कि जब हमारी फ्लशेज चलती हैं सर, सीजनल फार्मिंग में हमारी फ्लश चलती हैं तो उस दौरान सर बीच में ना छोटे छोटे से फ्लाइज आते हैं जो हमारे उस पर मशरूम पे बड़ा नुकसान करते हैं और सर काफ़ी ज़्यादा फ्लाई ओवर्स को येलो कर देते हैं, रेड हो जाती है मशरूम। तो सर क्या फ्लश तोड़ने के बाद क्या सर कुछ इसमें कुछ एक फॉर्मूला है क्या जिसमें सैनिटाइज किया जाता है रूम को पूरा, मतलब? देखिए, या अगर मक्खी आ गई आपके कमरे में, 2 ही कंडीशन में आपके कमरे में मक्खी आएंगी। या तो आपके रूम का टेम्परेचर एकाएक इंक्रीज किया होगा तब मक्खी आएंगी, या तो फिर आपने अपने कमरे के अंदर क्लीनिंग नहीं किया है। जब उसके अंदर गंदगी होती है तब मक्खी आती हैं, या टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब, या अमोनिया आपके कमरे में बन रहे हो तो भी मक्खी आ जाती हैं। तो पहले तो सब इंश्योर कर लीजिए, सब चीज़ें तो नहीं है। जो आप काम करें, साफ़ सफाई से काम करिए। और जहाँ पे मशरूम हो रही है या मशरूम की तुड़ाई जब होने लगती है तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। जहाँ पे मशरूम की डंडियाँ पड़ी हुई हैं, छोटी पड़ी हुई हैं, इस टाइप थोड़ा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, उसको उसी टाइम क्लीनिंग करिए। जहाँ पे गड्ढा हो रखा है मशरूम तोड़ने के बाद वहाँ पे रीकेसिंग करिए। और उसके बावजूद भी अगर मक्खियाँ आती हैं तो उसको आप 2 प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो आप अपने कमरे में एक जगह एक साइड सा बना लीजिए, चेक मतलब आइडेंटिफाई कर दीजिए और वहाँ पे एक पीली पॉलीथीन लगाइए और उसके ऊपर सरसों का तेल का एक लेप कर दीजिए और वहाँ पे एक 0 वाट का बल्ब लगा दीजिए। तो जब उसको ऑन कर देंगे तो जो अंदर कमरे की मक्खियाँ होंगी वो उसकी तरफ आकर्षित होकर वहाँ जाकर चिपक जाएगी। अगर उसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल होती है तो आप एक दवा आती है जिसको बोलते हैं न्यूवान या डाइक्लोरवास, आप उसका जो है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर दिए, कंट्रोल हो जाता है। सर अब टाइम ज़्यादा हो गया बट आपसे बस एक आखिरी सवाल सर कि क्या सर जैसे कि अब तो जैसे पता है कि गर्मी का टाइम आ गया सर, अब सब एसी प्लांट वाले जो हैं खाली फार्मर हैं जो वही चला रहे हैं। तो सर एक सवाल ये था कि सर बहुत से लोग जो नए अभी फार्मर हैं जो एसी प्लांट लगा रहे हैं, जैसे मेरी तरह, जैसे मैं अभी एसी प्लांट लगा रहा हूँ और कंपोस्ट चाहे मैं नहीं बना रहा सर, तो ये सवाल मेरा भी आपके लिए और हमारे कई भाइयों का ये सवाल है सर कि लॉन्ग मेथड जो कंपोस्ट है सर, क्या हम इसको अपने एसी फार्म पे यूज़ कर सकते हैं सर? कर सकते हैं लेकिन अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, अगर आपने इतना पैसा लगा के खर्च किया है तो पास्चराइज कंपोस्ट पे जाए तो बेहतर है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो कर सकते हैं।
तो सर क्या इसमें क्या प्रोडक्शन की कुछ कमी होती है सर, क्या जी लेट सर आता है? आता है। आप वैसे भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो लंग मेथड से जो कंपोस्ट होती है उसमें प्रोडक्शन कम होता है। और रीजन नहीं होता, कोई पास्चराइज नहीं होती, उसमें बीमारियाँ कीड़े आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इस समस्या वो यहाँ भी आने वाली है, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। सर अगर आपसे हमारे जो व्यूअर्स हैं आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सर, तो आपसे कैसे संपर्क करें और सर कैसे हमारे training लें? संस्थान में आके संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास संस्थान जनकपुरी नई दिल्ली से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर तो अभी क्या ट्रेनिंग चल रही है सर? अभी ट्रेनिंग हमारी चल रही है, 12 अप्रैल से हमारे यहाँ भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। 5 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो होने वाली है। थैंक यू सो मच सर। अभी हम आपको जल्द, अभी आपको हम ज़्यादा ना करके हम आपको ये अभी यहीं ख़त्म करते हैं। बट दोस्तों मैं जल्दी सर के साथ एसेप्ट मेथड के बारे में, जीरो एनर्जी पॉइंट टनल के बारे में भी एक वीडियो जल्दी लाऊंगा। बट अभी सर का काफ़ी टाइम हमने ले लिया है, तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। हमारे व्यूअर्स की थैंक यू सो मच सर।